Hello, friends. A very warm welcome to this session of on Sarkari, and again with the same idea and belief that your collective effort, your upright spine, your clarity of thought, your focus on what you want to do will only help you to get what you want to do. That means result in our case. There is no shortcut. There is no mechanical exercise. There is only a jubilant, happy, vibrant, and also grit and determination what is required. So that's what we'll push for. That's what we'll do in our courses. There are no shortcuts. सेम इज अप्लाइड टू व्हेन वी फिनिश दिस गोल. हम जब इसको करेंगे हम भी इसी एटीट्यूड से करते हैं. बाकी यू आर मोर देन वेलकम टू जॉइन आवर कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स एंड टू गेट सक्सेस बिकॉज दैट्स अ जर्नी. फॉर एग्जाम्पल अब सेबी भी यही कर रहा है. सेबी इज ईजिंग द नॉर्म्स फॉर एफपीआईज, that is foreign portfolio investments, and also merchant banks. You know, the idea is market infrastructure institutions बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एक हाई लेवल कमिटी सेटअप की जाएगी जो कि हर हाल में ये पता लगाने की कोशिश करेगी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहें, और जो डिस्क्लोजर्स हैं वो सब टाइम से होने चाहिए. इन्वेस्टमेंट और लाइबिलिटी जो मेंबर्स की है वो पता होनी चाहिए. ऑफिशियल्स जो बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उनकी भी लाइबिलिटी सारा पता होनी चाहिए. तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम बढ़ाने की बात करते हैं. द गवर्निंग बोर्ड ऑफ मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस कैन डिसाइड ऑन द कूलिंग ऑफ पीरियड ऑल्सो. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर. और मार्केट रेगुलेटर ने जो एफपीआई का थ्रेशोल्ड है वो they have made it double. They have doubled it basically. The disclosure from 25,000 crores to 50,000 crores. So very good line just sir had just said. If you don't have a framework, how do you know which one will be disclosed? If you have a complaint to make, how do you make it? So this is what is called administrative acumen. हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे जो अथॉरिटी है वो अपने आप में पॉजिटिव और फ्यूचरिस्टिक आउटलुक से काम कर रही है, और कैसे वो एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बना रही है. जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कैसे और ज्यादा ईज हो रहा है, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैनेज करना पड़ेगा. और रेशनल यही है कि ट्रस्ट बनना चाहिए. बिना ट्रस्ट के आप किसी भी फ्रेमवर्क को लागू नहीं कर सकते, और बिना फ्रेमवर्क के ट्रस्ट जनरेट नहीं हो सकता, ऐसा हम कह सकते हैं. अभी हम और भी चर्चा करेंगे जो आप सेबी के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं इन जस्ट फ्यू मिनट्स. टाइमलाइन की अगर मैं बात करूं वक्फ बिल की, इट हैज बीन इन न्यूज सिंस क्वाइट सम टाइम. तो द बिल 2024 इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. इट इज रेफर्ड टू द जेपीसी. जेपीसी में 21 मेंबर्स लोकसभा के और 10 मेंबर राज्यसभा के, and 13 members in total are from the opposition. The first meeting of the committee is held. NDA allies, JDU, LJP, and TDP take a neutral stand. Lok Sabha passed this and passes a resolution, in fact, I should say, to extend the tenure of JPC on the Waqf bill. And the draft report is adopted by JPC by a 15-11 vote. The Union Cabinet clears the amended Waqf bill, accepting the 14 changes proposed by the JPC. तो अब क्वेश्चन यही है कि अगर प्रॉपर्टी वक्फ है, वो लॉन्ग टर्म के लिए चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज की जा रही है विदाउट इवन फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, तो अब आप सोचिए कि उसको भी एक तरीके से सहायता की जाएगी, एक तरीके से उसको भी स्ट्रीमलाइन किया जाएगा. डिस्प्यूट्स को कम करने की बात है, डिस्प्यूट्स को खत्म करने की बात है. और बिल ने जो एक और पॉइंट, जो जो 14 एस्पेक्ट्स जो बोले गए थे वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स ले लिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जिसमें कुछ चेंजेस हैं वो कंटेंशियस हैं. द 2024 बिल प्रपोजेस अलाउ ए नॉन मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू देयर स्टेट्स वक्फ बोर्ड. तो जेपीसी ने 2 अमेंडमेंट अलाउ किए थे इस कॉन्टेक्स्ट में कि अपॉइंटी shall be an officer of the JS level or higher level and he shall be having knowledge of Muslim law and jurisprudence. But the fundamental contention remains कि आप नॉन मुस्लिम को कैसे कर रहे हैं. नॉन मुस्लिम शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द वक्फ बोर्ड क्योंकि वो रिलीजियस मैटर है. दूसरा, यह बिल जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर देता है डिटरमाइन करने के लिए द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इज वक्फ और बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट. ये अभी बात वक्फ ट्रिब्यूनल करता है, ये हमने पहले भी चर्चा की. तो जेपीसी ने इसमें अमेंडमेंट किया और पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर को दे दी हु इज मोर सीनियर देन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. बट लेकिन सिचुएशन वही रहती है. सिचुएशन जो है पूरी तरह से क्रिटिक्स का कहना है कि ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में ही बात करेंगे. जैसा मैंने दूसरा कहा कि अगर मान लो
आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपका कोई प्रॉपर उसका लॉन्ग टर्म यूज तो है, लेकिन रिलीजियस और चैरिटेबल फॉर्म होने के बावजूद भी फॉर्मल नहीं है, तो फिर उसमें भी एक बात है कि भाई उसमें भी डिस्प्यूट अराइज होने की बात, वो भी कंट्रोवर्शियल है। डेटाबेस जो है वो भी चाहता है इस बात को कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है वो सेंट्रल डेटाबेस में विद इन 6 मंथ्स इस लॉ के कमेंसमेंट होने के बाद आ जाए। तो any government property in this database would be flagged to the district collector, who would then make an inquiry in this matter. Notably, the bill effectively ensured that not registering on the portal would result in the forfeiting the right to move to court in case of an encroachment or dispute involving the वक्फ लैंड। यानी एक जोर जबरदस्ती है, एक पुश है। तो जेपीसी ने अमेंडमेंट तो मान लिया कि वक्फ बोर्ड को पावर है टाइम फ्रेम एक्सटेंड करने का, लेकिन फिर भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है कि दिक्कत हो सकती है, एंड ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल नहीं होगा। ये भी बात मान ली। ये भी मतलब एक एक बिल ने ये बोला है कि वक्फ ट्रिब्यूनल कैसे फॉर्म होगी, उसका भी उन्होंने कॉन्टेक्स्ट बदल दिया है। इट विल बी कंप्राइजिंग डिस्ट्रिक्ट जज, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द जेएस लेवल। और एक और क्रूशियल चेंज किया है कि इट हैज रिमूव द प्रोविजन दैट मेड द ट्रिब्यूनल डिसीजन फाइनल। द बिल अलाउज ट्रिब्यूनल डिसीजन टू बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट। तो यानी आम जनता का मानना है कि ये सब चेंजेस वक्फ प्रॉपर्टीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उनके कैरेक्टर को पॉजिटिविटी से देखने के लिए किए गए हैं। लेकिन जो जो कुछ कुछ मुझे कहना चाहिए कुछ पक्ष हैं, स्पेशली जो रिलीजियस पक्ष है इसका, जो मुस्लिम लीडर्स और जो बॉडीज हैं, उनका ये कहना है कि इससे हमारा नुकसान, और यानी आप कहिए कि इससे जो है कंट्रोवर्सी और कम्युनल कैरेक्टर बढ़ने की संभावना से किया गया। दे आर नॉट ट्रस्टिंग टू व्हाट हैज बीन डन, सो इट इज, दैट इज व्हाई इट इज कॉन्टेंशियस। एग्जाम में आपको प्रूव करना है कि कैसे ये सारे के सारे चेंजेस इनेबल करते हैं चीजों को आगे पॉजिटिविटी से आगे बढ़े। जुडिशरीज इन हाउस इंक्वायरी, ये अपने आप में एक प्रोसेस है, और एक पैनल अपॉइंट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 डिकेड पहले इसका आप कह सकते हैं कि इसका प्रपोजल दिया था, और ये 2014 में टॉप कोर्ट ने इसको रिविजिट भी किया था। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एंड इज इन न्यूज। प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल इंक्वायरी तो जुडिशरी एक प्रोसेस होता है, वो इम्पीचमेंट से अलग है। इम्पीचमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, जो ये जो इन हाउस इंक्वायरी है ये अलग तरीके से होती है। तो अब जैसे हम जानते हैं कि पैनल बनाया गया, जस्टिस अनु शिवरामन एंड जस्टिस जीएस संधावालिया एंड जस्टिस शील नागू, ये जो हैं 3 ऑनरेबल जजेस और ऑनरेबल लीडर, आप कहिए कि लर्नड जजेस को मेंबर बनाया गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारे यहाँ पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस पूरा जज का दिया हुआ है। आर्टिकल 144(4) है, आर्टिकल 218 से सेम प्रोविजन जो है वो हाई कोर्ट में अप्लाई होगा। और जज कैन बी रिमूव बाय पार्लियामेंट थ्रू लेट डाउन प्रोसीजर ओनली ऑन 2 ग्राउंड्स, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, आपको याद होना चाहिए। और impeachment motion against a Supreme Court High Court judge to be accepted, at least 2/3 of the member present and voting in both Lok Sabha and Rajya Sabha must vote in the favor of removing the judge। हमने इस पर पॉलिटी के वीडियोस में चर्चा भी की है। एंड द नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर मस्ट बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस, यू नो। सो पॉइंट यही है कि पार्लियामेंट अगर उसको पास कर देगी तो आप ये लगा लीजिए जज को रिमूव कर दिया जाएगा इन केस पार्लियामेंट इज डिसॉल्व्ड और इट टर्म्स एंड मोशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ ए जज वुड फेल। आपको नए उसमें दोबारा से सारा का सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। इन हाउस प्रोसीजर में क्या होता है, कंप्लेन होनी नेसेसरी नहीं है, मतलब वो पार्लियामेंट को ही करनी जरूरी नहीं है। द सीजे या चीफ जस्टिस ऑफ एन हाई कोर्ट में आल्सो कॉल्ड अपॉन टू एग्जामिन द कंप्लेंट अगेंस्ट ए जज। तो इसके लिए एक इंटरनल मैकेनिज्म 1995 में बनाया गया, जब बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एएम भट्टाचार्य जी का केस सामने आया था। बॉम्बे बार एसोसिएशन ने जो है सीनियर एडवोकेट इकबाल चावला, उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया और जज के रेजिग्नेशन की बात की। पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल हुई, और आप देख सकते हैं कि जस्टिस के रामास्वामी एंड बी एल हंसारी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द हाइटेस्ट बिटवीन बैड बिहेवियर एंड इम्पीचेबल बिहेवियर, उन्होंने उसमें गैप बनाया कि बैड बिहेवियर में और इम्पीचेबल बिहेवियर में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोट किया कोई प्रोसेस ही नहीं है जज को अकाउंटेबल करने के लिए बैड कंडक्ट के लिए इनकंसिस्टेंट विद दैट हाई ऑफिस। और जब जज साहब का कंडक्ट उस चीजों को वैल्यू ही नहीं करता है, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि बार तो बहुत हाई सेट किया गया इम्पीचमेंट का, आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
इस यॉर्निंग गैप को फिल करने के लिए, यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और बैड कंडक्ट के बीच में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक इंटरनल इन हाउस प्रोसीजर का एक आविष्कार किया। उसमें 5 मेंबर कमेटी बनाई गई। जस्टिस एस सी अग्रवाल, ए एस आनंद, एस पी भरूचा फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड पी एस मिश्रा एंड डी पी मोहपात्रा, सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जजेस एट दैट टाइम, उन्होंने एक प्रोसीजर बनाया कि सूटेबल रेमेडियल एक्शन कैसे लिया जाए। इसी को आप कह सकते हैं 1997 में सबमिट किया जाए। 2014 में जब एक वुमेन एडिशनल जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मध्य प्रदेश फाइल्ड कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रोसीजर को रिविजिट किया और जस्टिस जे एस कहरार सर एंड अरुण मिश्रा सर, उन्होंने समराइज किया और एक्सप्लेन किया इस प्रोसेस को 7 स्टेप्स में। तो आप मेंस के लिए बिल्कुल इन स्टेप्स को देख सकते हैं, प्रीटी में भी आ सकता है। Essentially, this process begins when the Chief Justice of High Court or a CJI or the President of India receives a complaint. सीजे और एचसी जो है या प्रेसिडेंट वो फॉरवर्ड करेंगे कंप्लेंट को सीजीआई को। कंप्लेंट कैन बी ड्रॉप्ड एट एनी स्टेज इफ नॉट फाउंड सीरियसली इनफ बाय द सीजीआई। हाउएवर, टू टेस्ट द वेरिसिटी ऑफ द कंप्लेंट, सीजीआई जो है उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मांग सकते हैं हाई कोर्ट से। अगर सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट इन द प्रिलिमिनरी रिकमेंड रिपोर्ट रिकमेंड दैट ए डीपर प्रोब इज रिकमेंडेड, तो फिर जो है उसको वो आगे बढ़ाएंगे एक्विजिशन, अगर ऐसा लगता है। और कमिटी की पावर है डिवाइस अपना प्रोसीजर करने के लिए कंसिस्टेंट विद इन द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, विच इन दिस केस, जो अभी केस हम चल रहे हैं उसमें, वुड इंक्लूड गिविंग जस्टिस वर्मा चांस टू एक्सप्लेन हिज केस। एक बार जब इंक्वायरी कंक्लूड हो जाती है, कमिटी विल सबमिट द रिपोर्ट टू सीजीआई। देयर इज एनी सब्सटेंस इन द एलिगेशन, ये पता लगाएंगे एक सफिशिएंट सब्सटेंस है कि नहीं है, एलिगेशन में सीरियस इनफ है कि नहीं है, और कोई सब्सटेंस है भी नहीं, अगर ऐसा है तो फिर वो जो रिपोर्ट जो है वो जज साहब को भी भेजी जाएगी। ओके, तो कमिटी अगर कंक्लूड करती है कि मिसकंडक्ट है लेकिन इतना सीरियस एरर नहीं है टू वारंट रिमूवल प्रोसीडिंग, सीजीआई में एडवाइज द जज कंसर्न टू एंड डायरेक्ट दैट द कमिटीज रिपोर्ट बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। इफ द कमिटी डिसाइड्स कि एलिगेशन बहुत सीरियस है तो रिमूवल प्रोसीडिंग्स होंगी। द सीजीआई विल एडवाइज द कंसर्न जज टू रिजाइन वॉलंटरीली। अगर जज एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सीजीआई विल डायरेक्ट द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस टू नॉट टू असाइन एनी जुडिशियल वर्क टू द साइड जज। और सीजीआई खन्ना साहब ने तो ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और जो हाई कोर्ट है उनको ऑलरेडी बोल दिया है कि उनको कोई जुडिशियल वर्क असाइन ना करें। अगर जज साहब सीजीआई के एडवाइस को रिजाइन करने को या फिर यानी रिटायर करने को नहीं मानते हैं, तो सीजीआई विल इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर और एंड द प्राइम मिनिस्टर, दोनों को बता देंगे कमेटी की फाइंडिंग्स क्या आई हैं और रिमूवल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएंगी। तो आई थिंक फेयर इनफ एक सिस्टम है और उसको देखने की बात है। दूसरा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इशू आता है कि यूएस की हिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग तो नहीं आएगी, क्योंकि यूएस की जो ब्रॉडकास्टिंग हिस्ट्री है वो हमारी हिस्ट्री से बिल्कुल डिफरेंट है, उसके पर्पस डिफरेंट है। वॉइस ऑफ अमेरिका आपने रेडियो में सुना भी होगा, और रेडियो फ्री यूरोप एंड रेडियो लिबर्टी, ये कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाए गए थे। अब ट्रम्प साहब ने उनके जो है फंडिंग को हटाने की बात की है, या उनको जो है ब्यूरोक्रेसी के चुंगल से आज़ाद करने की बात की है, और ये भी पता लगाया कि वैसे वो नेसेसरी है कि नहीं है। तो ये क्यों? क्योंकि बायस्ड एक अप्रोच की बात है। तो अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो प्रसार भारती है, न्यूज एंड एआईआर है, बाकी चीजें हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर फिर भी एक पर्सपेक्टिव के साथ साथ उनको देखा जाता है। तो जो चेंजेस वहाँ आ रहे हैं नेचुरली, उसके कुछ इम्पैक्ट सब जगह वर्ल्ड में आते हैं। और द पीपल जो है वो जरूरी नहीं है, जो यूएस में अभी जो चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस लॉन्ग लास्टिंग होंगे, चेंजेस आपको डेमोक्रेटिक कंडीशंस को बहुत स्ट्रांग करेंगे, डाइवर्सिटी ओपिनियन को ये अच्छा बताएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सेंटर इज गोइंग टू abolish द 6% इक्वलाइजेशन लेवाई ऑन डिजिटल एड्स। डिजिटल एड है, सबसे बड़ी बात तो ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में 2016 में लगाया गया था, और अब उसकी जो है बात की गई है कि कुछ ग्राउंड जो है वो हम दे देते हैं, और हम टैक्सेशन में जो 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगाते हैं उसको हम हटाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएस के जो टैरिफ्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत हमें मदद कर सकता है। तो डिसीजन इस बात को फॉलो करता है कि ऐसा ही एक रिवोकेशन किया गया था जब 2% लेवाई और नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर लास्ट ईयर किया गया था। और यूएस गवर्नमेंट विल गो स्लो ऑन द रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान अगर हम ऐसा करते हैं, और इंडिया को फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस मिले फॉरेन फर्म्स के प्रॉफिट्स के जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। पार्लियामेंट एक बार असेंट दे दी थी, चेंज विल टेक प्लेस फ्रॉम अफेक्ट फ्रॉम द 1 April। So the question arises again that we are, broadly taking up the very key aspects. We are broadly bringing changes and we are trying our best. इक्वलाइजेशन लेवीज, जिसको गूगल टैक्स भी कहा गया था, वो किसी भी कंट्री में जब वो लगाए गए थे कि ताकि ओवरशेयर कंपनी, ओवरसीज कंपनी जो हैं वो, उनसे जो प्रॉफिट इंडियन मार्केट में उनको हो रहा है, वो डिजिटल मीन से जो भी वो कमा रहे हैं विदाउट फिजिकल प्रेजेंस के, उसमें भी हमें हमारा शेयर मिले। अब 2% लेवाई जो है वो यू नो मोर क्रिटिसिज्म फ्रॉम द
यूएस से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया इन एंटिसिपेशन ऑफ मोर टैरिफ रिटेलिएशन बाय देम। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू शो अ मोर अकोमोडेटिव स्टैंड एंड द रिमूवल ऑफ 6% लेवी ऑन द ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इज स्टेप जो इसी डायरेक्शन में है, जो ये दिखाता है कि हम अपने स्टैंड को सॉल्व कर रहे हैं। और इससे डिजिटल एड कंज्यूमर्स की कॉस्ट कम हो जाएगी, और टैक्स कम करने से आप कह सकते हैं गूगल और मेटा है उनको बेनिफिट होगा। तो आप ये देखिए कि किस प्रकार से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कई बार लॉन्ग स्टैंडिंग हमारे पॉलिसी और कई बार लॉन्ग स्टैंडिंग हमारे जो आइडियाज हैं उनको चेंज करने में मदद करती है। और इंडिया इनिशियली रिलक्टेंट था कि भाई हम इस चीज को फॉलो करें, लेकिन अब हमें समय के साथ इसको करना पड़ा। व्हाट इज टू बी सीन इज वेदर एंड हाउ कंट्रीज कुड स्टिक टू द मल्टीलेटरल एग्रीमेंट और टेक यूनिलेटरल मेजर्स टू अंडरस्कोर देयर टैक्स राइट्स। ये इससे एक हमारा एलिमेंट निकल के आता है कि अपने टैक्स राइट्स को आप कैसे बचाएंगे, कैसे लॉन्ग टर्म में उसको आप सस्टेन करेंगे। फिर एक और एग्जांपल है, हमने पहले भी चर्चा की थी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसका चर्चा बार बार होती है क्योंकि वो न्यूज में है, क्योंकि वो थ्राइविंग इकोनॉमी और जिस तरीके का आज का कमर्शियल सिचुएशन है उसमें उसका रोल बढ़ के चला जाता है। अब यहाँ पर पीटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लेसर पेनल्टी प्लस आई शुड से, जो एक एक मैकेनिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था टू इंसेंटिवाइज द डिस्क्लोजर ऑफ कार्टल्स। अगर जो कार्टल बन जाते हैं, जो अपने ग्रुप बना लेते हैं और जो एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर में लिप्त हो जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए ये लाया गया था। न्यू मैकेनिज्म नोन एज लेसर पेनल्टी प्लस वाज इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर, दैट इंसेंटिव दिए जाएंगे आपको यदि आप कार्टल्स के बारे में डिस्क्लोज करते हैं। तो इसका स्कोप बढ़ जा इसका स्कोप बढ़ाने की बात है, हब एंड स्कोप मैकेनिज्म, यानी कि एक पूरे बीच की बात और उसके बाद आप उसके आसपास से सारी चीजें पकड़ लेते हैं। आप जैसे हब और स्पोक होते हैं, कि कोई एक कोर बात है, कोर मुद्दा है, और उससे आपने पूरी चीजों को लिंक किया। तो कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 which provides that an enterprise or association of enterprises do not engaged in identical or similar trade shall also be presumed to be part of the agreement under this mechanism if it participates or intend to participate in the furtherance of such agreement। चाहे आप डायरेक्टली ना जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये कार्टलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है। जैसे ग्रुप इंटर पब्लिक पब्लिसिस्ट डेंसू, ये प्राइस फिक्सिंग में थे, मीडिया एजेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी रेड करके और अब पता लगाया कि भाई कैसे आप आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके, और आप एक कार्टल टाइप आप ऑपरेट कर रहे हैं, और आप उसी के अंदर अंदर आप रेट फिक्स कर रहे हैं। तो सीसीआई ने बायलेटरल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स भी किए हैं, इजिप्ट, मॉरिशस, ब्रिक्स, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी। और इंडिया ने एफटीएस भी साइन किए अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ, और कुछ में सेपरेट चैप्टर भी है कंपटीशन लॉ का। तो इन्फोर्समेंट एंड एडिक्वेसी मैंडेट, यहाँ पर दो और कीवर्ड हैं जो आपको देखने हैं। लैब ग्रोन डायमंड स्टार्टअप्स एक एग्जांपल है, वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल है, और एक सोसाइटल डिजायर को दिखाता है, एक सोसाइटल सोच को दिखाता है। लैब ग्रोन डायमंड चीप हो सकते हैं नेचुरल डायमंड्स के मुकाबले, और दूसरा, अगर उनकी ओवर सप्लाई हो जाए तो कॉस्ट और भी कम आ जाएगी। टीयर 1 सिटीज में इसकी अवेयरनेस है, और टीयर 2 और टीयर 3 में अवेयरनेस और बढ़नी बाकी है। ट्रेडिशनल प्लेयर्स भी जो है स्टार्टअप ये लैब ग्रोन डायमंड्स के उसको देख रहे हैं, और वो भी इसमें पंप इन कर रहे हैं रिसोर्सेज को। तो दैट्स व्हाट वी कैन से, दिस इज एन एग्जांपल। लेकिन कमाल की बात क्या है कि अनलाइक नेचुरल डायमंड्स whose prices are benchmarked to the Rappaport price list, ये बहुत की वर्ड है, Rappaport price list, lab grown diamonds are priced based on the production cost and retailers value, so these diamonds are also priced at a discount than natural diamonds, leading to substantial supplier profit margins। तो आप ये कह सकते हैं कि अब एबनॉर्मल प्रॉफिट तो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी इसकी भी ग्रोथ बढ़ रही है, और लोग इसकी तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। रुपी रिकवर कर रहा है, हमने पहले भी बात की है कि रुपी का एप्रिसिएशन, रुपी का डेप्रिसिएशन, एक ग्राफ बनाइए, पॉइंट लिखिए, क्लासिफाई कीजिए कि अप्रिशिएट होगा रुपी तो क्या इंपोर्टर्स को फायदा होगा कि एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, और डेप्रिशिएट होगा तो किसको फायदा होगा। तो ये उसके एक एस्पेक्ट है, उसकी एक बात है। और टैरिफ, यू नो टैरिफ जो है वो, कह सकते हो कि आप यूएस के एग्जांपल में अगर हम कहें, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि रुपी जो है वो टैरिफ इम्पैक्ट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसीलिए वो स्ट्रांग है। ये अपने आप में एक पॉइंट है। तो बिग अनसर्टेनिटी इज लूमिंग एंड द मार्केट फॉर द मोमेंट इज ब्रशिंग असाइड, ऐसा एक सीनियर बैंकिंग ऑफिशियल का कहना है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सेबी डायरेक्टर और जो बाकी मेंबर्स हैं उनका अप्रोच बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ब्रॉड आउटलुक में है। तो उन्होंने, जैसे उनसे क्वेश्चंस पूछे गए कि किस प्रकार से सेबी का फ्यूचर जो है वो कैसे
जो आने वाली सिचुएशन है, जो अभी का भी है, ये शेल कंपनीज हैं, या फिर आप कहिए कि स्टडी राइज जो हो रहा है, मार्केट का राइज हुआ लेकिन क्या करेक्शन होनी ज़रूरी है, आर्टिफिशियली बर्ड तो नहीं है, और इंडस्ट्री ने जो प्रपोजल दिए हैं मार्केट के रिफॉर्म्स के लिए, मार्केट को और ज़्यादा मेच्योर करने के लिए, तो इन चीज़ों पर इन्होंने बात की। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि कैसे फ्रॉड को रोकें, कैसे डबल स्टैंडर्ड को रोकें, कैसे इंसाइडर ट्रेडिंग को रोकें, कैसे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर को रोकें, कैसे चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें। इस बारे में इन्होंने यहाँ पर चर्चा की है, और ये मेंस के एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, ये बहुत अच्छा है डिफेंस के माध्यम से, लेकिन हम धीरे धीरे प्रोक्योरमेंट को इंडियनाइज करना चाह रहे हैं, हम धीरे धीरे प्रोक्योरमेंट को कम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर एग्जांपल है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का, हमने पहले भी बात की थी कि कैसे प्रोक्योरमेंट धीरे धीरे हम कम करना चाहते हैं, और हम सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादा होना चाहते हैं। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, ये यहाँ पे की स्टेप दिया हुआ है, और इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। और 8 प्रपोजल्स वर्थ 54,000 करोड़, उसको हमने स्वीकार किया। इसमें आर्मी के T9 टैंक और 1,350 हॉर्स पावर इंजन हैं। जो आर्मी के T90 टैंक्स की बात हो रही है, ताकि उनकी हम हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, और वैसे भी हम उनकी बैटल कैपेसिटी को बढ़ा सकें। साथ में आत्मनिर्भर भारत का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ पे। डिफेंस एरोस्पेस ऑर्डर जो है वो 50 बिलियन का है, मिसाइल्स एंड आर्टिलरी 21 बिलियन। तो इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है वर्ल्ड में, और उसके हिसाब से इंडिया बिल्कुल अपने सुरक्षा और अपने पीस और अपने इमेज के हिसाब से वो चीज़ों को राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ पुश कर रहा है, जैसे मैंने अभी कहा, और उसके लिए हमने डबल डिजिट ग्रोथ की बात भी की है। उसके लिए हम डिफेंस कॉरिडोर्स की बात भी करते हैं। उसके लिए हमने बात की कि कैसे हम टेक्नोलॉजी बाहर से लाकर उसको रेप्लिकेट करें और हम यहीं पर असेंबली करें। एफिशिएंसी चाहिए, इफेक्टिवनेस चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए एक्विजिशन में। और इंडिया की सिक्योरिटी, जो पूरा सिक्योरिटी जो आपका जियो स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ें। तो उसमें जो है आपका ट्राई कमांड का रोल आ जाता है, उसके अंदर फिर आपके थिंक टैंक का भी रोल आ जाता है, उसके अंदर आपकी MSME का रोल भी आ जाता है। हमने कल ही परसों चर्चा किया था कि कैसे हैप्पीनेस इंडेक्स क्या वाकई में सब कुछ सही दिखाता है, क्या उसके पैरामीटर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इकोनॉमिक सुपर कंट्रीज हैं वो हमेशा ही हमसे ज़्यादा फेयर करेंगी और हमसे ज़्यादा सुखी रहेंगी, ऐसा कह सकते हो आप। कि वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस आर नाउ लेस हैप्पी देन दे वर इन 2005-2010, एंड 42 nations that registered significant drops in rankings, 15 were western industrialized countries and 3 of them saw drops। तो जैसे आप कह सकते हैं US, स्विट्जरलैंड एंड कनाडा, तो उनको लूजर की कैटेगरी में रखा गया। दो लैटिन अमेरिकन नेशंस भी हैं, कोस्टारिका एंड मैक्सिको, उन्होंने टॉप 10 में डेब्यू किया, टेकिंग द 6th and 10th स्पॉट्स। रिमेनिंग स्पॉट्स वर क्लेम बाय 2 यूरोपियन नेशंस, दैट नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, एंड वन वेस्ट एशियन इजराइल। द हैप्पीएस्ट एशियन नेशन इज ताइवान। तो क्वेश्चन वही उठता है कि आप इसको कैसे आपके जज कैसे करते हो। तो वही है कि हैप्पीनेस के लिए बेनेवोलेंस, काइंडनेस, और जो बाकी रिलेटेड रिलेटेड वैल्यूज हैं, जो आप कोविड-19 से आप लिंक कर सकते हैं। तो जैसे रिसर्चर्स ने वॉलेट डाल दिया स्ट्रीट के ऊपर और उसका रेट ऑफ रिटर्न को देखा, विच वॉज हायर देन एक्सपेक्टेड इन मैनी नेशंस। नॉर्डिक कंट्रीज मेंटेनिंग देयर डोमिनेंस, फिनलैंड रेटेड द टॉप स्पॉट फॉर द 8 consecutive years। अब इंडिया के केस में कैसे होगा कि आपने यहाँ पर तो हैप्पीनेस के लिए ये भी नहीं हो पाता कि अगर आपका कोई हक बनता है या आपका अधिकार भी है या आपका कर्तव्य भी है और आपको कुछ करना चाहिए, वही आप टाइम से नहीं कर रहे। तो फिर हैप्पीनेस की चर्चा तो थोड़ा सा करने में हमें दिक्कत हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो इंडिया वॉर टॉर्न नेशन से भी पीछे है, सबसे बड़ी बात वही है। तो वही बात है कि भाई फ्रीडम जो है वो उसमें फ्रीडम एक एस्पेक्ट है, जनरसिटी एक एस्पेक्ट है, परसेप्शन ऑफ करप्शन एक है, और सोशल सपोर्ट एंड GDP पर कैपिटा एक है। ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। इंडियन पॉपुलेशन बीइंग रिलेटिवली चैरिटेबल एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पर्सनल फ्रीडम्स, लेकिन डेप्थ ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पीपल अराउंड देम एज वेल एज गवर्नमेंट, कि भाई सरकार क्या करेगी, कुछ तो करने वाली नहीं है। इवन मीनवाइल यूक्रेन लैग्स इंडिया ऑन फ्रीडम बट इज अहेड ऑन सोशल सपोर्ट एंड GDP पर कैपिटा। तो यही है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है जिससे आप देख सकते हैं। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग्स जो है वो एनोमली शो करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हमें देखना होगा कि कैसे इंडिया और अपने एस्पेक्ट्स को प्रमोट कर सकता है। पीटी के एग्जाम में अगर ये इंडेक्स आपको पता है तो इसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ऊपर पहले बिल्कुल क्वेश्चन आए हैं। न्यू नॉर्म्स जो है वो अप्रैल से आ जाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, और उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो कितना रिवाइज गाइडलाइन जो है वो बैंक क्रेडिट को प्रायोरिटी सेक्टर्स में किस तरीके से वो क्लासिफाई कर रहे हैं। ओवरऑल टारगेट्स जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का
the target for urban cooperative banks to 60% of the adjusted net bank credit or the credit equivalent of balance of balance sheet exposure, whichever is higher. और उन्होंने लिस्ट ऑफ एलिजिबल बोरोर्स को भी बढ़ा दिया है, कैटेगरी ऑफ वीकर सेक्शंस अलॉन्ग विद द रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग कैप ऑन लोन्स बाय यूसीबीज टू इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी, यानी वुमेन बेनिफिशियरीज अब आ जाएंगी। और लोन्स टू हाउसिंग सेक्टर फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 50 लाख, 45 लाख और साथ साथ में 35 लाख। तो इस तरीके से कर दिया। मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स हैव आल्सो बीन स्पेसिफाइड इन ईच केस। रिन्यूएबल एनर्जी में गाइडलाइंस दे दी हैं कि लोन इज लिमिट अप टू 35 करोड़ टू बोरोअर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेटर्स एंड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटीज, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन एलिजिबल हैं। फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स लोन लिमिट विल बी 10 लाख पर बोरोअर। तो यानी कहने का मतलब वो ये कि पहले से ज्यादा हमने स्ट्रीमलाइन किया, पहले से ज्यादा हमने प्रिसाइज किया, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप बात करते हो भारत में जो सिनेरियो है, जो हायरार्कीज हैं, जो जो जिस तरीके से हमें सब जगह लास्ट माइल तक हमें जो सुख शांति और एक घर रोटी मकान पानी पहुंचाना है, उसके एस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसीलिए प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन भी आता है। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया कौन है? एसोसिएशन ऑफ नॉन बैंकिंग पेमेंट प्लेयर दैट हैज सबमिटेड फॉर्मल लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर सीकिंग अर्जेंट रिकंसिडरेशन ऑफ द जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट। हमने एमडीआर की पहले भी बात की थी, यूपीआई के कॉन्टेक्स्ट में और रुपी कार्ड ट्रांजेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। While the government has provided financial incentives to offset some of the ecosystem's operational cost, the letter points out that the 1,500 crore allocation covers only a fraction, जबकि वो कहते हैं कि असली खर्चा तो 10,000 करोड़ के जितना है, क्योंकि जो यूपीआई सर्विसेज को बढ़ाने वाली बात है। तो पीसीआई, दैट इज पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, emphasized that the sustaining country digital payment growth would require continuous investment in innovation, cyber security, merchant onboarding, compliance and infrastructure। तो इसीलिए ये अपने आप में चैलेंज है। एमडीआर पे हमने पहले भी बात की थी और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि टू एड्रेस दिस चैलेंज द इंडस्ट्री proposes the introduction of an MDR for rupee pay debit card for all merchants and reasonable MDR of 0.3% for UPI only for large merchants। ये अप्रोच बता रहे हैं जिससे जो है ये अप्रोच अलाइन कर जाएगी एग्जिस्टिंग जो एमडीआर स्ट्रक्चर है बाकी डिजिटल पेमेंट्स के लिए, सच एज क्रेडिट कार्ड्स या फिर नॉन रुपे डेबिट कार्ड्स। और गवर्नमेंट को भी इंश्योर किया है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉमिनल एमडीआर फॉर द रुपी डेबिट कार्ड एंड यूपीआई वुड नॉट रिजल्ट इन एनी ऑपरेशनल डिसरप्शन। उनका ऐसा कहना है, वो चाहते हैं कि ऐसा किया जाए ताकि दो पैसे बचे, ताकि मर्चेंट्स भी डिजिटल पेमेंट जो ले रहे हैं, जो स्मॉल मर्चेंट्स हैं, उनको बेनिफिट हो, उनको उनकी सांस ना घुटे। तो ये एक तरीके से ये पॉलिसी है, क्योंकि जीरो एमडीआर पॉलिसी है सरकार की और सरकार उसको प्रमोट करना चाहती है। तो यहाँ इन्होंने एक अपना ओपिनियन रखा, तो ये दिखाता है कि कैसे कम्युनिकेशन होता है। जहां तक बात है ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स की, तो उसके लिए भी यूएस चाहता है कि वो जहां मर्जी चाहे सैंक्शन लगा देगा, जैसे वेनेजुएलन क्रूड की बात है। और दूसरा, इंडिया तो रशिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, इन सब के प्लेयर से हम लेकर ही रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जिस तरीके से यूएस की हरकतें हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से अभी क्या होने वाला है। ये चल रहा है, दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, जिसमें हमने कल भी बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जज को इलाहाबाद हाई कोर्ट शंट किया, तो बार ने एफआईआर करने की बात की और साथ में कहा कि उन्हें इम्पीच करना चाहिए। लेकिन जैसा भी हमने डिस्कस किया, जो इंटरनल इंक्वायरी है, इन हाउस इंक्वायरी है, वो अभी प्रोसेस में है, वहां हमें देखना होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सूटेबल और बहुत ही हम्बल एग्जाम्पल है कि कैसे एआई जो है हर स्लाइड को रीड करेगा और वो ये पता लगा पाएगा कि मेडिसिन भी रेगुलरली ली गई ना नहीं गई। तो इससे बहुत बेनिफिट होगा, आप डिटेक्ट कर पाएंगे इन एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन ब्लड, स्लाइवा और इवन स्टूल सैंपल्स। और ड्रोन्स जो हैं वो रिमोट एरियाज में भी जाके लाइफ सेविंग मेडिसिन और जो पेशेंट्स को चाहिए वो ट्रांसपोर्ट करके आएंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही रिवोल्यूशनरी और बहुत ही फिनोमिनल आइडिया है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये एग्जाम्पल भी आप मेंस एग्जामिनेशन में रख सकते हैं। और आपको देखना होगा कि अगर हम 2030 तक हम सोचते हैं कि टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें, 2025, सॉरी, द समिट वाज पार्ट ऑफ इंडिया एम्बिशियस पुश टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025, 5 ईयर अहेड द ग्लोबल टारगेट 2030 का, इंडिया 2025 तक उसको करना चाहता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया अपने आप में, ये भी एक तरीके से एक्सीलेंस अवार्ड की तरह ही है। अगर कोई इसको ऑफिसर परस्यू करता है और हॉबी, एक पैशन की तरह आप पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसको बात करते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू मेक लॉट ऑफ। ड्रोन हो गए या फिर आप कह लीजिए एक्सरे मशीन्स हो गई, जो छोटे छोटे जो एस्पेक्ट्स हैं
वो फुलफिल करना, गैप को करना बहुत जरूरी है। इंडिया फ्रेंच जॉइंट नेवल एक्सरसाइज वरुणा between March 19 and 2022, French aircraft carriers Charles de Gaulle and INS Vikrant took part in the exercise, and India's MiG-29K and France Rafale M was also part of it. जैसे हमने नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की, ऐसे ही आप मानिए ऐसे ही है आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में, बहुत इंपॉर्टेंट है नालंदा के बाद। अब नालंदा जो कि राजगीर के फुटिल्स के ऊपर जिसको हमने बनाया या मॉडर्नाइज किया, अब वैसी ही बात हम विक्रमशिला की कर रहे हैं। तो एएसआई जो है एशियन विक्रमशिला साइट को अट्रैक्ट करने के लिए वहां पर आप कह सकते हैं कि एक नए तरीके का पूरा का पूरा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर्मेट में चीजें स्टार्ट करने का प्रोसेस में है। बिहार गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 200 एकड़ से ज्यादा लैंड को आइडेंटिफाई किया अंतिचक विलेज में, और सेंटर ने अप्रूव किया 2015 में, और 500 करोड़ भी सैंक्शन किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वाज अनेबल टू आइडेंटिफाई सुटेबल लैंड फॉर द प्रोजेक्ट, तो इसलिए कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई। लेकिन अब जो है ऐसा सोच लिया गया है कि विक्रमशिला महाविहारा उसको भी हम प्रिस्टीन लेवल तक ला कर उसकी भी हम आइडियाज को प्रमोट करके हम पूरे भारत के लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, विश्व के लिए भी। यहाँ पर दिया भी गया है, वहां पर स्तूपास हैं, स्तूपा यानी हाफ माउंड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बुद्धिस्ट रिलीक्स होते हैं, और तंत्रयान द लास्ट ऑफ द थ्री ग्रेट व्हीकल्स ऑफ द इंडियन म्यूजियम, महायान बीच में आया जहाँ पर भगवान बुद्ध की आराधना की जाती है फोटो के रूप में, और ही नहीं आना जहाँ पर सिंबल्स के रूप में पूजा की जाती है। पाला किंग धर्मपाल ने इनको फाउंड किया था, और विक्रमशिला महाविहारा एग्जिस्टेड एंड फ्lourished एट टाइम ऑफ नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी का यहाँ पर दिया हुआ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से गुप्ता पीरियड में आती है और 12th सेंचुरी तक थ्राइव करती है, और पाला पीरियड के अंदर जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थ्राइव करती है। नालंदा को ज्यादा इंटरनेशनल फेम मिली। विक्रमशिला वाज द ओनली यूनिवर्सिटी दैट स्पेशलाइज्ड इन तांत्रिक एंड ऑक्कल्ट स्टडीज, ये बहुत अच्छा फैक्ट है। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सुप्रीम लेवल पर आती है धर्मपाला रूलर के उस टाइम में, और हम कह सकते हैं कि नालंदा इज द ओल्डर ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड द सेंटर ऑफ लर्निंग हैड अ कॉमन पेट्रन दैट इज इन टर्म्स ऑफ किंग धर्मपाला, जिन्होंने नॉलेज और टीचर्स को भी एक्सचेंज किया, जिनको आचार्य कहा जाता था। थियोलॉजी है, फिलोसफी है, ग्रामर है, मेटाफिजिक्स है, लॉजिक है, ये सब पढ़ाया जाता था। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच वर ऑफ तंत्र, जैसे मैंने बोला, वो यहाँ पर थे। विक्रमशिला फ्लोरिश्ड इन द डे ऑफ तांत्रिसिज्म, ऑक्कल्ट साइंसेज, मैजिक जिसको हम कहते हैं। और यूनिवर्सिटी ने सेवरल एमिनेंट स्कॉलर्स को प्रमोट किया, और जैसे कि हमने अपने वीडियोस में भी चर्चा की थी, अतीश दीपांकर ही प्लेड ए की रोल इन एस्टेब्लिशिंग बुद्धिज्म इन तिब्बत। तो इंस्टीट्यूशन जो है 4 सेंचुरी तक प्रॉस्पर हुआ, और 13th सेंचुरी के आसपास आप कह सकते हैं डिक्लाइन की तरफ जाने लगा, खासकर जब बख्तियार खलजी का इन्वेजन हुआ। द रूइंस फ्रॉम द स्तूपा टू द रिमेन्स ऑफ द सेल्स एंड ए वास्ट लाइब्रेरी, ये राइज एंड फॉल दिखाते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। और लाइब्रेरी के रूइंस में ही आप कह सकते हैं कि वहां पर एक साइट थी जहाँ टीचर और स्टूडेंट्स इंगेज करते थे कॉपिंग में, ट्रांसलेटिंग में मैन्युस्क्रिप्ट्स के, और चर्चा भी होती थी। इसीलिए ASI is going to preserve and conserve the site by maintaining the original form of the excavated structure। और इनिशियल एक्सकवेशन जो है वो पटना यूनिवर्सिटी ने किया था, बाद में इसको ASI ने टेक ओवर कर लिया। और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक एग्जांपल जो एक्सहिबिशन में मिला कि कार्व लाइमस्टोन स्कल्पचर दैट डिपिक्ट्स द 8 मेजर इवेंट्स ऑफ बुद्धा's लाइफ टू द स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू डीटीज सच एज अवलोकितेश्वरा, लोकनाथ, गणेश, सूर्य, विष्णु। तो अंतिचक विलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके कोर में है। भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी, उन्होंने कहा है कि कैसे हम विक्रमशिला का जीर्णोद्धार, पूर्णोद्धार, पुनर्निर्माण और पुरानी ग्लोरी को हम जोड़ेंगे, क्योंकि ये नेशनल हाईवे 80 जो विक्रमशिला से भागलपुर को कनेक्ट कर रहा है उससे भी जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों पूछना पड़ रहा है कि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए? इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स की हम बात करते हैं, सिविल सर्विस की कोचिंग सेंटर की हम बात करते हैं, कोटा की हमने बात की, राजस्थान की हमने बात की, सरकार ने मन की बात की, परीक्षा पे चर्चा भी की, तो वो कैसे करे? टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट को बोलने की जगह खुद ही हमें, यानी खुद ही सरकार को सोचना चाहिए था कि टास्क फोर्स जो है रिप्रेजेंटेटिव लेके आए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के, और वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रैगिंग, कास्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, एकेडमिक प्रेशर, फाइनेंशियल बर्डन, मेंटल हेल्थ रिलेटेड स्टिग्मा, discrimination based on ethnicity, tribal identity, disability, sexual orientation and political views, religious belief, ये आप गोले करके जरूर नोट कर लीजिए। इनको इनको एड्रेस करते हुए सरकार को चाहिए कि वो एक टास्क फोर्स बनाए, क्योंकि हम कभी IIT, कभी सीकर, कभी कभी हम कोटा की बात करते हैं, कभी हम बाकी कॉलेजेस की बात करते हैं। ऑफ रिसेंट टाइम्स वी हैव सीन हाउ मच हॉरिबल सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ रैगिंग हैड बीन इन, हमने केरला के एग्जांपल्स दिए, और यहाँ पर भी जो एक एग्जांपल दिया गया है कि कैसे
जो स्टूडेंट्स अपनी जान ले लेते हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली की बात की, और डीसीपी साउथ वेस्ट दिल्ली न्यू दिल्ली टू रजिस्टर एफआईआर इन लाइन विद द टू कंप्लेंट्स एंड डिप्यूट एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसीपी टू अंडरटेक द इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं, ये सारे एस्पेक्ट हमें दर्शाते हैं कि अब समय आ गया है कि हमें उसको पॉजिटिवली और वॉर फुटिंग के ऊपर लेना होगा, अन्यथा सिचुएशन खराब हो सकती है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर चर्चा की गई है राम मनोहर लोहिया साहब की। राम मनोहर लोहिया एक विजनरी लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, आइकन ऑफ सोशल जस्टिस थे। उनकी लेगेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम सोशलिस्ट डॉक्ट्रिन और पॉलिटी के उन एस्पेक्ट्स की बात करें जिसमें देश की भले की बात होती है। लोहिया साहब की आइडियोलॉजी जो है वो अपने एजेंडे को या कोई नैरो एजेंडे को पुश करने की बात नहीं थी, और वो चाहते थे कि किस प्रकार से देश में बदलाव लेके आया जाए, किस प्रकार से जो पॉलिटिक्स के नाम के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं होना चाहिए। उनका स्लोगन था, इस स्लोगन ऑफ बानिश बैनिश इंग्लिश इज यूज टू सपोर्ट हिंदी इम्पोजिशन। लेकिन इम्पोजिशन की बात इस तरीके से नहीं करते थे, और वो बैकवर्ड कास्ट के स्टाउंड सपोर्टर थे। और आप कह सकते हैं कि अगर वो सपोर्टर भी थे और अगर वो इंग्लिश को बैनिश करने की बात भी करते थे, तो उसके पर्सपेक्टिव की बात है। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स जो है वो अ, उसमें भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स अगर मैं बात यूज करूँ तो उसमें भी वो इस्टेब्लिशमेंट के पर से अगेंस्ट नहीं है। क्योंकि एंटी कांग्रेसिज्म भी उस टाइम वो एडवोकेट कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई कि जो भी है, जो भी पावर में है, वो पावर में से जो राइट एस्पेक्ट्स हैं उनको आप ठीक करके आगे बढ़ें। लोहिया इंग्लिश के अगेंस्ट नहीं थे, इसलिए जैसा मैंने कहा, वो इंग्लिश के बल्कि बहुत अच्छे ज्ञाता और बहुत अच्छा उसको प्रमोट करते थे। वो हेजीमोनी के खिलाफ थे। वो फॉरेन लैंग्वेज है इसलिए नहीं, क्योंकि वो फ्यूडलिज्म रिप्रेजेंट करती है, वो क्लास इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए हम भी यही बोलते हैं कि बच्चा चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे वो, तो अंग्रेजी का डोमिनेशन नहीं चाहिए, या मलयालम का डोमिनेशन या पंजाबी का डोमिनेशन नहीं चाहिए, कि किस प्रकार से जो आप उसके राइट एस्पेक्ट हैं उसको समझिए, उसमें बहुत मेहनत लगती है। फणेश्वरनाथ रेणु, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, और असमीज के वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, कन्नड़ा के यूआर अनंत मूर्ति, पूर्णचंद्र तेजस्वी, पी लंकेश सिद्धा लिंगಯ್ಯ, ये सारे नाम आपको पता होने ही चाहिए, पीटी में तो आ ही सकते हैं, और ये मेंस के एग्जाम में भी आप कोट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी इंडियन भाषा के बहुत बड़े बड़े लेखक। इसीलिए लोहिया साहब की जो सोशल जस्टिस की पॉलिसी तो सिर्फ ओबीसी के उसमें नहीं थी, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट था उसका। लोहिया आर्ग्यू करते थे कि प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज सबके लिए पैदा कीजिए। 60% कोटा फॉर द बैकवर्ड जब वो बोल रहे हैं कि पिछड़ा पावे 100 में 60, तो लोहिया का जो पिछड़ा है उसमें ओबीसी दलित आदिवासी, उसमें वोमेन भी आ जाती। तो ये एक अपने आप में, ये अपने आप में एक सोच का विकास है। ही सॉ जेंडर इंजस्टिस एज द प्राइमरी वन अमंग द 6 फॉर्म्स ऑफ इंजस्टिस दैट कॉल्ड फॉर सप्त क्रांति। अब मेंस का आंसर हो गया ये, आप लेके आइए इसको, अगर उन पे शॉर्ट नोट आता है तो। सप्त क्रांति की बात करते हैं, वुमेन हो गई, शूद्र हो गए, और बैकवर्ड हो गए, इन सबको मिलना चाहिए। ओबीसी महादलित तो, ओबीसी की जो मतलब लोहिया साहब की जो पोजीशन है ओबीसी जो SC ST पे, उस कर रहे हैं कि कैसे इनइक्वलिटीज को हम खत्म करें, कैसे एक ब्लॉक क्रिएट करें, कैसे एक सिस्टम क्रिएट करें, कैसे हम, बात तो हम पूरे बड़ी की कर रहे हैं, जैसे हम भी अपने प्रोसेस में ऐसी बड़ी बात करते हैं, लेकिन हम फिर छोटे 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 एलिमेंट्स को टारगेट करके करते हैं। तो कल्चरल रिसोर्सेज जो हमारे सिविलाइजेशनल हेरिटेज में थे, जो हमारे नेशनल इमेजिनेशन में, उनको यूज, इस भाषा से वो आकर्षित कर सके उस बात। अब उनके हिसाब से द्रौपदी द वाइज विटी फियरलेस एंड इंडिपेंडेंट माइंडेड हीरोइन ऑफ महाभारत वाज द आइडियल ऑफ इंडियन वुमेन, एज अपोज टू द मीक एंड ओबीडियंट इमेज ऑफ सती सावित्री। लॉर्ड रामा उनके लिए नॉर्थ और साउथ के यूनिटी के सिंबल थे, एंड लॉर्ड कृष्ण ईस्ट और वेस्ट की यूनिटी के सिंबल थे। तो इसीलिए इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस की बात करने से पहले उस समय भी वो बात करते थे कि कैसे कैसे भारत को एक फ्यूचर में गंगा जमुना सरस्वती, जो भी ब्रह्मपुत्र और नर्मदा कावेरी, सबके लिए कैसे सोचना चाहिए। अब उनका मानना था गंगा और सरयू जो है वो रिवर्स ऑफ कर्तव्य हैं, यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ रस हैं। उन्होंने नचिकेता की बात भी की ईशोपनिषद में, तो सोशलिस्ट आइडिया ऑफ ट्रांसेंडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एज कंचन मुक्ति। तो लोहिया साहब ने, M F हुसैन,
जो उनकी महाभारत और रामायण की सीरीज थी उसको भी इंस्पायर किया था। हिंदू कम्युनलिज्म के वो अगेंस्ट थे, उसके क्रिटिक। उन्होंने वशिष्ठ और वाल्मीकि की बात की। उन्होंने वशिष्ठ को दिखाया कैसे वो अपर कास्ट हिंदूज की क्रीड को दिखाते हैं, फियरफुल सस्पिशियस ऑफ अदर रिप्रेसिव टू दोज बिलो, जो इंडियन माइंड को डोमिनेट करता है। और दूसरे जो है वाल्मीकि को उन्होंने बताया लिबरल ट्रेडिशन विद इन हिंदुइज्म, ओपन है वो इंटरनल रिफॉर्म्स के लिए, जस्टिस करने के लिए, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के लिए। हिंदू और मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटीज नहीं, कोर के अंदर जो क्लैश है उसको उन्होंने अलग तरीके से, लिबरल तरीके से देखने की बात की। तो इलिबरलिज्म को उन्होंने नकारा, इंडिया के डिक्लाइन से उन्होंने उसको जोड़ा। तो इसीलिए रेलेवेंस जो है पॉलिटिकल थिंकर की, वो सिर्फ इस बात से नहीं है कि वो अपने समय में जाना जाए, बल्कि उसके बाद की देखी जाती है। उन्होंने क्रिटिक किया यूरोसेंट्रिक अप्रोच का, वेस्टर्न थ्योरीज का, मार्क्सिज्म, वेस्टर्न सोशलिज्म। लेकिन अब वो अपने ही हम ही महान की उन्होंने गाने भी नहीं गाए। ये हम ही हमारी माइथोलॉजी महान है, तो बहुत ही प्रैग्मेटिक थे, बहुत अमेजिंग थे। और सोशल और इकोनॉमिक एग्लिटरिज्म को वो बढ़ाना चाहते थे, और वो डीकोलोनाइजेशन के आइडियाज को लाकर भारत को आगे लेके जाना चाहते थे। उन्होंने एक नई तरह के रेडिकलिज्म को लेके आए थे, लेकिन सच्चाई के साथ। ये नहीं कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घोड़ा नहीं लूंगा और मैं शीश महल बना दूंगा, इस तरह का हम उस समय की पॉलिटिक्स में नहीं सोच सकते। तो लोहिया साहब एक रिफ्रेशिंग थिंकिंग है, लोहिया साहब एक अपने आप में रोल मॉडल है। और मेंस में कोई क्वेश्चन उन पर आ जाए डायरेक्ट, इसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। और जैसा हम देख रहे थे, अभी एक इशू हुआ जो कुणाल कामरा, ही द कॉमेडियन, उससे पहले हमने इंडिया गॉट टैलेंट का भी देखा। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा वो नहीं है, तो आगे पीछे हो रहा है। तो क्वेश्चन इज दैट, जब ये कहा जाता है कि फ्रीडम शुड नॉट बी अनरिस्ट्रेन्ड बिहेवियर, नो वन हैज द राइट टू डू सच लो लेवल कॉमेडी एंड डिसरिस्पेक्ट द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर ऑफ द स्टेट हु आर रिस्पेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। तो ये एक प्रिडिक्टेबल जो है वो पैटर्न है। और बीएमसी ने जो है डिमोलिश भी कर दिया अनऑथराइज स्ट्रक्चर जो कि स्टूडियो का था। तो अब प्रहलाद केशव अत्रे बहुत फेमस कार्टूनिस्ट थे। और महाराष्ट्र में शिवसेना जब अपने बाला साहब ठाकरे साहब का समय था, तब उनके साथ उनकी सटायर और उनके कार्टून से अनबन होती रहती थी। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस समय भी इंपॉर्टेंट था। आज के समय में टेक्नोलॉजी वॉल्स को तोड़ रही है, इजी है ऑडियंस तक पहुंचना। इसीलिए सोशल क्रिटिक और छोड़ो यार बोलने दो वाला जो एटीट्यूड होना चाहिए था, वो नहीं है। बल्कि हम डाइवर्सिटीज को और फ्री स्पीच को न्यू मीडिया से पूरा का पूरा ना देख के हम उसको कहीं और लेके जा रहे हैं। डिफेमेशन केस हो जाते हैं, ऑफेंसिव हो जाता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, अग्रिमा जोशुआ को दिया गया था। तो कॉमेडी कॉमेडी जो है पॉलिटिक्स के अपने और सोशल फोर्सेस को हमें अचानक से अपने आप को अलग पाया जा रहा है। तो इससे आप कह सकते हैं कि सोसाइटी की जो कैपेसिटी है डाइवर्सिटी के लिए, या एबिलिटी है जो उसके अनकंफर्टेबल ट्रूथ और ह्यूमर को स्पेशली पॉलिटिशियंस के द्वारा, वो कितना कम हो गया है। और आपको देखना पड़ेगा कि मुंबई मुंबई की अगर हम बात करें तो आइडियाज की सिटी है, आइडेंटिटीज की नहीं। और डिफरेंसेस और कॉन्ट्रडिक्शन तो चलते हैं, तो कहने से ही इतना कुछ हो जाए और आप उसको नॉर्मेटिव उसमें ले आएंगे तो आगे चल के दिक्कत होने वाली है। लेकिन हाँ, फिर भी बिलो द बेल्ट पर्सनल और जेंडर या इमोरल बात एक अलग होती है। पॉलिटिकल सटायर तो आई थिंक वो एक पॉलिटिकल स्पेस में होना चाहिए, ऐसा ही आपको स्टैंड लेने की जरूरत है। क्रिस्टी कोवेंट्री फर्स्ट वुमेन हेड टू इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अब आपसे मेंस में तो क्वेश्चन ओलंपिक्स पे आना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको क्रिस्टी कोवेंट्री उनका नाम पता होना चाहिए, और उनके बारे में एक शॉर्ट नोट अगर एथिक्स में आप लिख दें, आपका फेमस इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, तो आपको शायद नंबर भी आ जाए। एंड जुआन अंटोनियो सामरांच, सन ऑफ फॉर्मर आईओसी प्रेसिडेंट जो है वो उनके बेटे थे, जूनियर उनको आप कह लीजिए। और ब्रिटेन के सेबेस्टियन को, अनदर डबल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स। इतने इतने के बावजूद भी फर्स्ट टाइम वुमेन को लीडरशिप मिली। डिकेड्स में वुमेन ने बहुत सारी जगह रोल प्ले किया है। यूरोपियन मैन हु डोमिनेट डिसीजंस पोजीशन मेकिंग्स इन मोस्ट इंटरनेशनल फेडरेशंस, वहां पर वुमेन का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी ग्लोबल अलायंस सर्वे, ये आप एग्जाम्पल कोट भी कर सकते हैं कि वुमेन सिर्फ 26% है एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में। 31 फेडरेशन सर्वे किया गया, उनमें सिर्फ 3 ही मिली। और 206 ओलंपिक कमेटी, नेशनल ओलंपिक कॉम्पिटिशन में 24 वर ओनली चेयर बाय वुमेन, ओनली 24 वर चेयर बाय वुमेन। इंडिया उनमें से एक था, पीटी उषा है उनमें। तो कोवेंट्री जो है वो इस टाइम पे आ रही है जब जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है, रशिया का अपना स्टैंड है, डोपिंग भी है। उसके बाद जो है स्पोर्ट्स के थ्रू आप क्या पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं, वो वाली बात भी है। अब हम एंड करते हैं ये बात बोल के कि डेफिनेटली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज रेजिलिएंट एंड डाइवर्स। पर मैं आपसे पूछता हूँ क्यों, 4 कारण बताइए। आप व्हाट्सएप पे लिखिए, और जो लोग हमारे कोर्सेज का पार्ट नहीं है वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर वो मुझे मेल भी कर सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आंसर्स, टू योर
सपोर्ट, टू योर डिलीजेंस एंड टू योर पुश। चाहे आंख लगे, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि आंख खुलने के बाद बहुत मजा आएगा। तो थैंकिंग ऑल ऑफ यू, डू ज्वाइन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लर्न एंड गेट सक्सेस विद अंसरकारी।